100% नष्ट हो चुकी है ईरान की नेवी। ये एक और बड़ा दावा, 100% खत्म हो चुकी है ईरान की एयरफोर्स और ईरान की आर्मी को अमेरिका ने बख्शा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है कि लीडरशिप और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। ट्रंप के हवाले से ही ईरान इंटरनेशनल का ये दावा है। क्या जल्द एक इंफॉर्मेशन रखते हैं आपको, क्योंकि ईरान की आर्मी को बख्शा। ट्रंप का ये बड़ा दावा है कि 100% नष्ट हो चुकी है ईरान की नेवी और 100% खत्म हो चुकी है ईरान की एयरफोर्स। ईरान की आर्मी को अमेरिका ने बख्शा है। कुछ हद तक उदारवादी है ईरान की आर्मी और लीडरशिप और सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया। ईरान को इराक का हश्र देखना चाहिए, यही फिलहाल बड़ा दावा ईरान इंटरनेशनल की तरफ से बहलसर किया गया। ये क्यों है ऐसा सर कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बड़े बड़े दावे करते रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को ही ऊपर सवालिया निशान तब खड़ा हो जाता है जब अमेरिका के इसी प्रेशर टैक्टिक्स का कोई असर नहीं होता। और यही वजह है कि सर अभी तक तमाम प्रस्तावों को ईरान भी बड़े स्तर पर ठुकरा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप पहला इनका बयान ही देखें जो इन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर हम न्यूक्लियर इश्यूज पे डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है कि जो एग्रीमेंट है वो 2 फेजेस में हो रही है, 2 चरणों में हो रही है। और उस एग्रीमेंट में जो बात कही गई थी कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा 60 दिन का, वो बिल्कुल क्लियर बता रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने एक स्टेप बैकवर्ड्स ले लिया है, क्योंकि न्यूक्लियर इशू की वर्डिंग के ऊपर ही तो ये पूरा का पूरा जो लार्जली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट था वो रुक गया था। तो सीज फायर तो होने वाला, वो एक्सटेंड होने वाला। यहाँ पे ट्रंप ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया। दूसरा, उन्होंने जो माइनिंग की बात करी थी कि अगर डी माइनिंग नहीं होने देंगे तो हम उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट्स और ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन ईरान मुझे नहीं लगता कि इस समय माइनिंग कर रहा है। ये पहले की माइंस है जो उन्होंने ऑलरेडी डाल रखी है। उनमें कुछ फ्लोटिंग माइंस है जो आगे पीछे हो रही हैं, जिसको इवन ईरान को भी नहीं पता। तीसरी चीज आ जाती है कि ईरान क्योंकि जान चुका है कि अमेरिका इस समय इंटरनल कंपल्शंस की वजह से, चाहे अप्रूवल रेटिंग है, चाहे मिड टर्म इलेक्शंस है या एक्सटर्नल कंपल्शंस, पूरा विश्व चाहता है कि ये युद्ध रुके एक्सेप्ट नेतन्याहू और बेन गवीर के। तो कहीं ना कहीं वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं और न्यूक्लियर इश्यूज पे उनको खींचना चाहते हैं और एनरिचमेंट पे खींचना चाहते हैं। आखिरी चीज, जो F-15 की आप बात कर रहे थे, उसे एक शोल्डर फायर्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइनीज है, FN-6 कहते हैं, उससे उसे शूट डाउन किया गया था। वो इंफ्रारेड होता है, हीट सीकिंग होता है, तो उसको रेडार की जरूरत नहीं होती और वो विजुअली फायर करते हैं। इसका मतलब अमेरिकन टैक्टिक्स जो इस्तेमाल की गई थी वो गलत थी। लेकिन सर अब एक बार फिर से एक और अगली बड़ी खबर सुनिएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ही बड़े दावों के बीच ईरान अब एक बार फिर साफ कर चुका है कि हार्मूज स्ट्रेट खोलने पर बात नहीं होगी और हार्मूज पर सौदेबाजी ईरान नहीं करने देगा। ईरानी संसद में सुरक्षा कमेटी चीफ इब्राहिम अजीजी का यह दावा है, हार्मूज में कंट्रोल सिस्टम कभी नहीं बदलेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही गुजरे ऑयल और LNG टैंकर्स। बड़ी खबर बता दें, 24 घंटे में 67 कमर्शियल जहाजों के गुजरने की खबर है और IRGC की मंजूरी के बाद गुजरे हैं कमर्शियल शिप। अमेरिकी सेना ने जहाजों को सुरक्षा दी है। हार्मूज स्ट्रेट मॉनिटर और मोसाद कमेंट्री की ये रिपोर्ट। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर इसके बारे में एक डिटेल। उसके बाद प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से US का फायदा और ये हार्मूज बंद होने से अमेरिकी तेल उत्पादकों को फायदा पहुंचा है। खबर समझिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से अमेरिका से तेल का निर्यात बढ़ा है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ही US राजस्व में $50 बिलियन का इजाफा हुआ है और खाड़ी देशों की जगह अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं कई देश। हालांकि एशिया और यूरोप का ऑल्टरनेटिव सप्लाई अमेरिका से हो रहा है। नुकसान ये है कि अमेरिका में भी तेल और गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था सर। इसीलिए ये अमेरिका का बहुत ही बड़ा और स्ट्रैटेजिकल मूव माना जा रहा था। हालांकि उस वक्त इस स्तर पर माना जा रहा था प्रोफेसर राजन कि ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड के बलबूते अमेरिका ईरान को कमजोर कर देगा। लेकिन ये एक और पैरेलल फ्रंट था जिसमें अमेरिका ने ऑल्टरनेटिवली एक बहुत बड़ी मार्केट को ओपन किया। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका की स्ट्रेटजी यही थी कि अमेरिका ने क्या किया है तेल के निर्यात को कंट्रोल करने के लिए कि देखेंगे 2 ही तरह के देश हैं। एक ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के सीधे प्रभाव में आते हैं और दूसरे ऐसे देश हैं, यानी मैं तेल निर्यातक देशों की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे ऐसे तेल निर्यातक देश हैं जो कि सैंक्शंस हैं। जैसे ईरान में सैंक्शन है, पहले वेनेजुएला में सैंक्शन था, रूस पे सैंक्शन है, ये सारे तेल निर्यातक। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी यही थी कि तेल के निर्यात को, तेल के फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें और यह ऐसा लग रहा था कि शायद हो पाएगा। लेकिन दिक्कत यह हुई कि
अब तेल का दाम बढ़ गया है, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है अमेरिका का वह काफी बढ़ चुका है, और इसके अलावा अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टिंग नेशन भी है। तो उस चक्कर में जितने भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसके कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं। तो अमेरिका अगर 50 बिलियन का फायदा हुआ तो 27-30 बिलियन तो वो युद्ध में खर्च कर चुका है। उसके बाद जो इंपोर्ट उसके रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं दूसरे देशों में, और फिर जो इंपोर्ट कॉस्टली हुए हैं, इससे अमेरिका का भी 100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। तो वैसे में अब ट्रंप को यह लग रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, एक्सटर्नल प्रेशर, जैसा कि बहल सर बता रहे थे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, तो अमेरिका अब फंस गया वहां पे। जो वो सोच रहा था वैसा नहीं हो पा रहा है, तेल भी उसके कंट्रोल में अब नहीं रह पा रहा है, और तेल का दाम जो अमेरिका में $4 पर वहां का जो गैलन होता है वह हो चुका है। तो वैसे में अमेरिका की स्थिति खराब हो गई है। उनको लगता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे वह वैसा ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, और इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दें तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। तो अमेरिका उसमें फंस गया है, वैसा हो नहीं पा रहा जैसा ट्रंप सोच रहे थे। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक किसी तरीके से सेफ एग्जिट तक नहीं इस हालात के बीच में हासिल कर पाए।